कैसे हैं आप सभी। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनकी कहानी एकदम नॉर्मल होती है, यानी उसमें कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं होती। लेकिन ऐसी कहानी को अगर एक जादूगर के हाथ में दे दिया जाए जो उस नॉर्मल सी कहानी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रीन प्ले के जरिए इस कदर खास बना दे कि उस नॉर्मल कहानी में 4 चांद लग जाए, तो तब बनती है एक स्पेशल मूवी जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये कहानी कैसे, चलिए छोड़िए, डायरेक्ट शुरू करते हैं। मूवी का नाम है वुमन ऑफ द आवर। तो मूवी की शुरुआत में रॉनी नाम का एक फोटोग्राफर किसी सुनसान जगह पे एक लड़की की फोटो क्लिक कर रहा होता है। साल है दोस्तों 1977। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना, तुम इस शहर में कैसे आई। तब उस लड़की की आंखें नम हो जाती है और वो बताती है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड लगभग 50 स्टेट्स को कवर करने के इरादे से एक लंबे एडवेंचर ट्रिप पे निकले थे, लेकिन बीच में हमारी बहस हुई और ब्रेकअप भी हो गया। इसी वजह से वो मुझे इस शहर में छोड़कर पता नहीं कहां चला गया। कहते कहते वो रोने लग जाती है। अब उसकी कहानी सुनकर रॉनी उसके करीब आ जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ही देर में वो उसके गले पे हाथ रखता है और बड़े अजीब तरीके से उसको टच करता है। लड़की भी रियलाइज कर लेती है कि ये कुछ गलत करने जा रहा है, इसीलिए वो उससे बचकर भागती है। लेकिन रॉनी उसको पकड़कर उसका गला दबाने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर रॉनी उसको सीपीआर देकर उसे होश में लेकर आता है और फिर उसे अब्यूज करके घिनौने तरीके से उसका कत्ल भी कर देता है। रॉनी दोस्तों एक साइको कातिल है जो अकेली लड़कियों को ही अपना टारगेट बनाता है, उन्हें मॉडल बनाने के सपने दिखाकर इस तरह सुनसान जगह ले जाकर उनका बलात्कार करता है और फिर उन्हें खतरनाक तरीके से मार भी डालता है। कई साल से ये चल रहा है, लेकिन अब तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब 1 साल के बाद यानी 1978 में दिखाते हैं। एक बात बता देता हूँ आपको कि इस मूवी में 1977, 1978 और 1979 में हुई 3 घटनाओं के इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ेगी और हर बार हम साल का जिक्र करते रहेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अब 1 साल के बाद यानी कि 1978 में 1978 में लॉस एंजलिस की हॉलीवुड में एक नई मूवी के लिए ऑडिशन चल रहा होता है और यहाँ ऑडिशन दे रही है कहानी की हीरोइन जिसका नाम है शिरिल। वो लंबे समय से एक अच्छी एक्टिंग चांस के लिए ट्राई कर रही है, तो वो डायरेक्टर के आगे एक्ट करके दिखाती है, जो कि डायरेक्टर को पसंद भी आ जाता है। पर वो कहता है कि तुम्हें मैं चांस देने को तैयार हूँ, लेकिन मूवी में तुम्हारे कुछ न्यूड सीन्स होंगे, क्या तुम कर पाओगी। लेकिन इस पर शिरिल को एतराज होता है और वो मना कर देती है। डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, फिलहाल तुम जा सकती हो, अगर तुम्हारी जरूरत पड़े तो हम तुम्हें बुला लेंगे। शिरिल बेचारी परेशान हो जाती है क्योंकि हर बार यही होता है, उसके टैलेंट की किसी को कद्र नहीं होती, किसी ना किसी वजह से हर बार वो रिजेक्ट हो जाती है। मायूस होकर शिरिल अपने अपार्टमेंट में आती है। वहाँ टेरे नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो इसी अपार्टमेंट में रहता है और हमेशा शिरिल के आगे पीछे घूमता रहता है। आज शिरिल का मूड खराब है, लेकिन फिर भी वो अपने आदत से बाज नहीं आता। शिरिल तो उसे इग्नोर करके अपने फ्लैट में आ जाती है। फिर वो हेलन नाम की एक औरत को कॉल करती है। असल में हेलन एक एजेंट है जो न्यू कमर्स को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाती है। तो शिरिल कहती है, देखो मुझे नहीं लगता कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के भरोसे सर्वाइव कर पाऊंगी, अपने फ्लैट का भाड़ा तक मैं नहीं दे पा रही हूँ। तब हेलन उसको एक रियलिटी शो के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हारा प्रोफाइल उस शो के लिए बिल्कुल सिलेक्ट हो गया है। महज मूवीज के भरोसे रहने के बजाय इस तरह का साइड इनकम मिल जाए तो तुम सर्वाइव भी कर लोगी और मूवीज का चांस भी तुम्हें ज्यादा मिल पाएगा। अब शिरिल कहती है, पर मैंने तो उस शो के लिए ऑडिशन नहीं दिया है, फिर मैं कैसे सिलेक्ट हो गई। हेलन बताती है, अरे उसमें ऑडिशन नहीं होता, उन्हें बस तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा लगा और उन्होंने तुम्हें डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब तुम पता है सीधे लाइव शो में जाओगी। फिर शिरिल उस रियलिटी शो को टीवी पर देखने लग जाती है जिसका नाम है डेटिंग गेम। इसका थीम यह है कि एक लड़की के सामने 3 आदमी होंगे और वो लड़की उनसे सवाल करेगी, तो तीनों आदमियों में से जो भी अपने जवाब से उस लड़की को इम्प्रेस करेगा उसे उस लड़की के साथ डेटिंग करने का मौका मिलेगा और डेटिंग का खर्चा उठाएगा इस टीवी शो का स्पॉन्सर। हालांकि शिरिल को उनका थीम सही नहीं लगता। वो एक फेमिनिस्ट है और जानती है कि लड़कियों को भोग की चीजें समझना, उनका वस्तुकरण करना, ये सारी चीजें कितनी गलत हैं, इसलिए वो शो में जाना नहीं चाहती। लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरे सर्वाइवल का सवाल है, पैसा कहां से लेकर आऊंगी। तब टेरी कहता है कि इसमें इतना सोचने की क्या बात है, उसका थीम भले ही गलत हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ उस लड़की की तरह वहां बैठना है और उन आदमियों से सवाल करना है। तुम्हें किसी के साथ डेट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब तो सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए लिखा जाता है। तुम बस अपनी लाइंस बोलना और शूटिंग के बाद चुपचाप घर आ जाना। ये भी तो एक एक्टिंग ही है, वैसे ट्राई करने में बुरा क्या है। ये बातें शिरिल को ठीक लग जाती है और वो उस शो में भाग लेने का फैसला कर लेती है। यहाँ से कट करके दोस्तों 1979 में एमी नाम की एक टीनेज लड़की को दिखाते हैं। इसके पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई घर है। वो पार्क के बेंच पर लेटी होती है, लेकिन पुलिस उसे वहां से भगा देती है कि यहाँ लेटना मना है। एमी फिर पास के एक लॉन्ड्री में जाती है जहाँ एक बोतल में चॉकलेट्स रखे होते हैं जो कि कस्टमर्स के लिए फ्री हैं, लेकिन एक कस्टमर एक ही चॉकलेट ले सकती है। एमी उसमें से एक उठाकर खाने लगती है और लॉन्ड्री में एक जगह छुप भी जाती है। शायद ये चॉकलेट ही एमी का रोज का ब्रेकफास्ट है दोस्तों। असल में वो यहाँ पर कपड़े धोने नहीं बल्कि लॉन्ड्री मशीन में एक कॉइन बॉक्स होता है ना जिसमें पैसे जमा होते हैं, उसी को चुराने आई है एमी।
वो कॉइंस बॉक्स को निकालने में सफल भी हो जाती है, लेकिन नीचे गिर जाता है वो और कॉइंस बिखर जाते हैं। इससे पहले कि लॉन्ड्री का ओनर उसे पकड़ता, वो जैसे तैसे जो भी पैसे उसके हाथ लगते उसे उठाकर भाग जाती है और एक जगह जल्दी से छुप कर बैठती है। तब उसे क्लिक साउंड सुनाई देता है। कुछ दूर पर एक आदमी उसकी फोटो क्लिक कर रहा होता है और ये कोई और नहीं दोस्तों, वही साइको कातिल रॉनी है। वो एमी के पास आकर कहता है कि तुम बहुत फोटोजेनिक हो, क्या तुम मॉडल हो या फिर कभी फोटोशूट किया है तुमने? वो कहती है अगले वक्त की रोटी के लिए चोरी करनी पड़ रही है मुझे, मैंने क्या खाक फोटोशूट किया होगा। बस इस तरह रोनी को उसकी अगली विक्टिम मिल जाती है। वो एमी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो बहुत बड़ी मॉडल बन सकती हो, एक फोटो कॉम्पिटिशन है जिसमें मैं तुम्हारे फोटोज भेजूंगा, अगर तुम सिलेक्ट हुई तो फिर देखना तुम कहां से कहां पहुंच जाओगी। कहकर वो उसे तरह तरह के पोज देने को कहता है और उसकी फोटोज क्लिक करता है। फिर वो ये भी कहता है अगर तुम फ्री हो तो किसी अच्छे लोकेशन पर जाकर तुम्हारे फोटोज लेते हैं, क्योंकि अगर उस जगह पे फोटो खिंचाएंगे तो तुम्हारे सिलेक्ट होने के चांसेस कुछ ज्यादा हो जाएंगे। एमी भी सोचती है वैसे मुझे कोई काम धाम तो है नहीं, इसके साथ जाऊंगी तो मेरा जाएगा क्या वैसे भी। ये सोचकर वो साइको रोनी के साथ चली जाती है। अब हम तो जानते हैं कि रोनी कैसा आदमी है, लेकिन बेचारी एमी नहीं जानती और वो उसके जाल में फंस गई है। फिर कहानी जाती है 1978 में, जहां शेरिल उस रियलिटी शो के लिए टीवी स्टूडियो में आ जाती है। उसका मेकअप वगैरह चल रहा होता है और तभी टीवी शो का होस्ट कहता है कि सुनो शेरिल, तुम्हें हंस हंस कर बात करना होगा और ये ढीला ढाला ड्रेस क्यों पहन के रखा हुआ है तुमने? अरे इसको वो सेक्सी अट्रैक्टिव वाला ड्रेस दे दो ना। है ये सुनकर शेरिल चौंक जाती है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब वो आई गई है शो पे तो उसे काम तो करना ही पड़ेगा जैसा वो कह रहे हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग रेडी होने लग जाती है। इसी बीच रियलिटी शो को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और ये भी एक तरह की एक्टिंग ही होती है। उनमें लॉरा नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। यहाँ शो शुरू होने वाला है। ना चाहते हुए भी शेरिल उस टाइट और अनकंफर्टेबल ड्रेस को पहन लेती है। तो इसी बीच स्टेज पर शो का होस्ट शेरिल का इंट्रोडक्शन देने लग जाता है और तब शेरिल के हाथ में एक लिस्ट दी जाती है और शेरिल को वही सवाल पूछने होंगे जो इस लिस्ट में है। इतने में होस्ट उसे बुलाता है और शेरिल स्टेज पे एंट्री करती है। यहाँ से कट करके दोस्तों 7 साल पहले यानी 1971 का सीन दिखाया जाता है। अब वैसे आपको बता दूं, इन वर्षों को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, बस कहानी को फॉलो करते रहिएगा, आखिर में आपको सब समझ आ जाएगा क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको। तो 1971 में चार्ली नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई है और उसका सामान अभी भी नीचे रखा हुआ है। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उसका सामान लेकर आई थी उसके वर्कर्स उन्हें ऊपर लेकर आने वाले थे, लेकिन बहुत देर के बाद भी जब वो नहीं आते तो चार्ली नीचे जाती है देखने के लिए कि भाई क्या हो गया। वो देखते कि वो लोग सारा सामान नीचे ही रखकर चले गए, ऊपर भी नहीं लेकर आए। परेशान हो जाती है वो कि अब इतना सारा भारी सामान ऊपर कैसे लेकर जाऊं। तब सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा होता है जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह फोटोज क्लिक कर रहा होता है। दिखने में हट्टा कट्टा लगता है तो चार्ली सोचती है क्यों ना इसी से मदद मांगू, पर बेचारी नहीं जानती कि ये खतरनाक साइको कातिल रॉनी है। वो रॉनी से मदद मांगती है। अब बिना किसी मेहनत के रॉनी को अपनी अगली विक्टिम मिल रही थी तो वो मना थोड़ी ना करता, वो मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर क्या था, दोनों मिलकर सारी चीजें ऊपर उठा लाते हैं और इसी बहाने रॉनी चार्ली के घर के अंदर भी आ जाता है। चार्ली बड़ी खुश होती है कि ऐसे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बताओ। वो उसे बियर ऑफर करती है, दोनों ड्रिंक करके खूब मजे से बातें भी करते हैं। रॉनी तो ऐसे ऐसे झूठ कहता है कि मैं तो फेमस डायरेक्टर रोमन पॉलंस्की का स्टूडेंट रह चुका हूँ। अब चार्ली तो जानती नहीं कि ये रोमन है कौन, फिर भी वो सोच लेती है कि ये जरूर कोई पहुंचा हुआ आदमी है जो मेरी इतनी मदद कर रहा है। तो कुछ देर बातें करने के बाद वो कहती है ठीक है, अब मुझे ये चीज अरेंज करनी है, आप एक काम करना, फिर कभी जरूर आना। मतलब वो डिसेंटली रॉनी को दफा करने की कोशिश करती है, लेकिन तब रॉनी अपना काम चालू कर देता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी एक फोटो क्लिक कर लूं, बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। कहकर वो अपना कैमरा निकालता है और तभी चार्ली सेंस कर लेती है कि इसका पक्का कोई गलत इरादा है। वो उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चार्ली को पकड़कर वही सब करता है जो हर विक्टिम के साथ करता था। अब यहाँ से फिर से 1978 में शेरिल को दिखाते हैं जो स्टेज पर आ चुकी है। ऑडियंस में लॉरा और उसका बॉयफ्रेंड भी बैठे होते हैं। अब होस्ट कहता है कि चलो अपने शो की जूलियट तो आ गई है, अब देखना यह है कि कौन बनेगा उसका रोमियो। इस पार्टीशन के उस तरफ 3 कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन शेरिल नहीं देख सकती। शेरिल उनसे सवाल करेगी, जिसका जवाब उसे इंप्रेस करेगा वो होगा शेरिल का डेटिंग पार्टनर। ये कहकर वो उन तीनों कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है। अब उनके चेहरे हमें दिखाए जाते हैं। तीसरा कंटेस्टेंट होता है दोस्तों वही साइको कातिल रॉनी। अब प्रॉब्लम यह है कि रॉनी को देखकर ऑडियंस में बैठी लॉरा घबरा जाती है। लगता है वो जानती है कि रॉनी कितना खतरनाक आदमी है। तो यहाँ शो शुरू होता है और शेरिल उस लिस्ट से एक सवाल पूछती है। वो वैसे वल्गर सवाल होते हैं जो वो पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन अब क्या करे, फंस गई है तो पूछना ही पड़ेगा। पहले और दूसरे कंटेस्टेंट्स के जवाब उतने खास नहीं होते, लेकिन रॉनी उस सवाल का एक स्मार्ट जवाब देकर ऑडियंस को इंप्रेस कर देता है और सबसे तालियां भी बटोरता है। ये सब कुछ देखकर लॉरा को वो घटनाएं याद आ जाती हैं जो हमें विजुअल में दिखाते हैं। लॉरा और उसकी फ्रेंड बीच गए थे और तब फोटोग्राफर रॉनी वहां पर आया और इनके साथ घुल मिल गया। उसके बाद लॉरा को पता चला कि वो कितना घटिया आदमी है। उन्हीं बातों को सोचकर लॉरा अब भी घबरा जाती है और बाथरूम जाने के बहाने वहां से बाहर जाने लगती है।
यहाँ शेरिल का चेहरा देखकर दोस्तों साफ पता चलता है कि आगे के सवाल पहले वाले से और भी ज्यादा वल्गर हैं और वो दुविधा में होती है कि क्या करूं, लाइव टीवी पर कैसे पूछूं, पब्लिक के सामने ऐसे सवाल पूछना बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना। इसी बीच लॉरा जो बाहर जा रही थी, गलती से उसके पैर में वायर फंस जाता है और वहां रखे इक्विपमेंट्स गिर जाते हैं। अब उन इक्विपमेंट्स को फिर से सेट करने में वक्त तो लगेगा, इस वजह से होस्ट एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेता है और ब्रेक के बाद शो आगे बढ़ेगा ये कहकर होता है ब्रेक। लॉरा तो घबरा कर बाहर आ जाती है और कार में बैठकर स्मोक करती है। तब वो याद करती है उसे शाम वो और उसकी फ्रेंड एलिसन बीच पर बैठी थी और तब रॉनी एक फोटोग्राफर बनकर उनके सामने आया और उनसे बातें करने लगा। अब दोस्तों हम तो जानते ही हैं कि ये किस कदर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसने एलिसन के साथ भी वही चाल चली और बेचारी एलिसन उसकी विक्टिम बन गई और इस तरह इस दरिंदे के हाथों अब्यूज होकर मारी गई थी लॉरा की फ्रेंड एलिसन। इसीलिए लॉरा रॉनी के बारे में बखूबी जानती है। अपने फ्रेंड को याद करके वो रोने लग जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में ये रॉनी है ना, ये एक न्यूज़पेपर एजेंसी में फोटोग्राफर था। उस न्यूज़पेपर का एडिटर जिसका नाम मैरियन था, उसे रॉनी पर शक हो गया था क्योंकि रॉनी उसे कुछ लड़कियों की फोटोज दिखाता है और कहता है कि ये सारी मॉडल्स हैं जिनका मैंने फोटोशूट किया है, लेकिन जिनकी फोटोज वो दिखाता था ना, वो लड़कियां एक एक करके गायब होती जाती थी और इसी वजह से मैरियन को शक होने लगा था कि रॉनी उन लड़कियों के साथ पक्का कुछ गलत कर रहा है। इसी वजह से वो रॉनी को शक की निगाहों से देखने लगा और इस बात को रॉनी ने भी सेंस कर लिया था। इसीलिए वो मैरियन की जान लेने का प्लान बनाता है और उसे भी मॉडल बनाने का लालच दे देता है। लेकिन इसी बीच वहां पर एक स्टाफ आकर बताता है कि पुलिस आई है और रॉनी से पूछताछ करना चाहती है। असल में जब मैरियन को शक होने लग गया था ना कि रॉनी ही वो साइको कातिल है जो लड़कियों को कत्ल कर रहा है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। इसीलिए अब वो पूछताछ करने के लिए आए हुए हैं। ऑफिस में सभी चौंक जाते हैं, लेकिन रॉनी कहता है हाँ मैंने ही पुलिस को बुलाया था क्योंकि मेरे इक्विपमेंट्स खो गए थे, उसी के बारे में वो पूछताछ करने आए होंगे। ये कहकर वो हंसते हुए पुलिस ऑफिसर से मिलता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उनको यकीन दिला देता है कि लड़कियों के गायब होने से उसका कोई वास्ता है ही नहीं। और दोस्तों पुलिस वाले भी उसकी बातों में आकर कह देते हैं सॉरी हमें गलतफहमी हो गई थी शायद, अब हमें तुम पर कोई शक नहीं है, कहकर वो चले जाते हैं और रॉनी भी आ जाता है वापस। लेकिन ऑफिस में कुछ लोग अब रॉनी के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये एक साइको कातिल है। ये सुनकर रॉनी को गुस्सा आ जाता है और वो बाथरूम में जाकर गुस्से में और रोता है। तब वहां मैरियन आता है जिसे रॉनी घूरने लग जाता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से एक बीच हाउस को दिखाते हैं जहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ है। ये मरी हुई लड़की और कोई नहीं दोस्तों, लॉरा की फ्रेंड एलिसन है। चलिए ये फ्लैशबैक होता है खत्म, अब आ जाइए प्रेजेंट में। तो यहाँ ब्रेक खत्म हो जाता है। ब्रेक के बाद डेटिंग गेम फिर से शुरू होने जा रहा है और शेरिल का टचअप चल रहा होता है। शेरिल को नहीं लगता कि वो आगे के सवाल पूछ पाएगी क्योंकि एक भी सवाल ढंग का नहीं होता। घटिया से घटिया सवाल उस लिस्ट में लिखे होते हैं उन्होंने, जिन्हें पूछना तो दूर सुनना भी पसंद नहीं करेगा कोई। हर सवाल वल्गर होता है और कंटेस्टेंट्स के जवाब और भी कई गुना वल्गर होते हैं। शेरिल अपनी ये दुविधा मेकअप आर्टिस्ट को बताने लग जाती है तो वो कहती है ये लोग पैसों की खातिर कुछ भी करेंगे शेरिल, इन सवालों को मारो गोली और वो सवाल पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। इस तरह वो शेरिल को हिम्मत देती है और उसके प्रोत्साहन की वजह से अब शेरिल उन बेहुदा सवालों को पूछने के बजाय अपने खुद के सवाल लिखती है जो सच में अपने डेटिंग पार्टनर से वो पूछना चाहती है। यहाँ रॉनी कंटेस्टेंट नंबर 2 से थोड़ा कैजुअली बात करने लगता है और पूछता है कि अगर तुम ये गेम जीत गए तो उस लड़की के साथ क्या करोगे। वो कहता है उसके साथ डेट पे जाऊंगा और क्या। अब उसका कॉन्फिडेंस देखकर रॉनी को चिढ़न हो जाती है। वो कहता है कि तुम जीतोगे तब ना, ये शो तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि लड़की हमेशा मुझी को मिलती है। इसी बीच लॉरा को दिखाते हैं जो अभी भी दोस्तों बाहर अपनी कार में बैठी हुई है। उसे ढूंढते हुए उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और पूछता है अरे इतनी देर से यहाँ क्यों बैठी हुई हो और तुम ये रो क्यों रही हो। तब वो उसे सब कुछ बता देती है कि अंदर जो कंटेस्टेंट नंबर 3 बैठा हुआ ना, वो एक खतरनाक साइको कातिल है। वो लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा करता है और उनको आखिर में मार डालता है। उसने ही मेरी फ्रेंड एलिसन को मारा था। पर बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो तो कहीं छुप कर बैठा होता, ना कि किसी टीवी शो में लाइव आता। मुझे लगता है तुमने उसे पहचानने में गलती कर दी है। शायद ये कंटेस्टेंट उस कातिल का हम शक्ल होगा, तभी तुम कंफ्यूज हो रही हो। और तो और शो के स्पॉन्सर्स ने उसका बैकग्राउंड चेक तो किया ही होगा ना, तभी तो उसको यहाँ बुलाया टीवी पर। और जैसा तुम कह रही हो अगर वो सच भी होता तो इस शो में इनवाइट थोड़ी करते उसको। उसकी बात लॉरा को गुस्सा दिला देती है और वो कहती है तुम बाहर निकल जाओ प्लीज यार, और जाकर जाओ उस घटिया शो को एंजॉय करो, मैं नहीं आऊंगी। ब्रेक के बाद शो शुरू होता है। शेरिल होस्ट के दिए हुए वाहियात सवाल न पूछकर अपने मन से बहुत ही सेंसिबल सवाल करती है। तो इन नए सवालों के जवाब देने में कंटेस्टेंट्स नंबर 1 और 2 को जरा दिक्कत होती है, लेकिन ये कंटेस्टेंट नंबर 3 यानी रॉनी एकदम सेंसिबल जवाब देता है, जिससे कि ऑडियंस ही नहीं शेरिल भी बहुत इंप्रेस हो जाती है। लगता है दोस्तों लोगों को इंप्रेस करने का काम इस कातिल के बाएं हाथ का खेल है। कई सालों से चल रहे इस शो में सिर्फ एडल्ट्स ओनली क्वेश्चंस और बेहुदा क्वेश्चंस पूछे जाते थे। कई लोग इसको देखना पसंद ही नहीं करते थे
लेकिन इस एपिसोड में शेरिल के सेंसिबल सवाल और उसके सेंसिबल जवाब सुनकर लोग अब इस शो को पसंद करने लग जाते हैं। और जो ये शो का होस्ट था ना, जो ऐसे गंदे सवाल लिख कर देता था, उसकी बहुत इंसल्ट हो जाती है। अब यहाँ लॉरा को दिखाते हैं तो वो फैसला करती है कि इस कातिल को पुलिस के हवाले तो मैं करके रहूंगी। वो सीधे शो के प्रोड्यूसर से मिलने अंदर जाती है, लेकिन वहां पर एक सिक्योरिटी बैठा होता है। तो लॉरा उसे बताती है कि देखिए ये कंटेस्टेंट नंबर 3 ना एक खतरनाक साइको कातिल है और वो लड़कियों का अब्यूज करके उनको मार भी डालता है। एक काम कीजिए, आप तुरंत शो को रुकवाइए, मैं प्रोड्यूसर से बात करना चाहती हूँ प्लीज। और यहाँ स्टेज पर शेरिल के सेंसिबल सवालों के रॉनी बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहा होता है। तब शेरिल पूछती है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जब ब्रेक हुआ था उसके दौरान क्या कंटेस्टेंट्स के बीच कोई वाहियात डिस्कशन हुआ था? अगर हाँ तो क्या आप उसका खुलासा कर सकते हैं? रॉनी कहते हैं हाँ, कंटेस्टेंट नंबर 2 लड़कियों के इनर्स को लेकर बहुत ही वल्गर बातें कर रहा था। दोस्तों ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद दूध का धुला हुआ है। तभी होस्ट आगे का डिस्कशन रोकते हुए कहता है कि अरे बस बस, अब और नहीं, शो का टाइम खत्म होने को आया है, इसीलिए बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर विनर अनाउंस करेंगे, खत्म। तो ये कहने के बाद वो शो को ब्रेक ले लेता है। यहाँ सिक्योरिटी लॉरा से कहता है कि अरे आप थोड़ी देर यहाँ वेट कीजिए ना, शो के प्रोड्यूसर मिस्टर जॉर्ज कॉनवेल अपने आप आ जाएंगे, फिर देखिए आप उन्हें जो बताना चाहती है आराम से बता दें। कहकर वो चला जाता है। यहाँ मेकअप आर्टिस्ट शेरिल की बहुत ही तारीफ करती है कि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में ये शो कभी इतना सेंसिबल नहीं लगा मुझे, तुम्हारे सवाल बहुत ही बढ़िया थे और तुमने बहुत अच्छा काम किया है सच बताऊं तो। इसी बीच बैक स्टेज में कंटेस्टेंट नंबर 2 रॉनी पर बिगड़ जाता है कि मैंने तुम्हें अपने पर्सनल थॉट्स बताए थे, उसे तुमने पब्लिक में क्यों बोला और वो भी लाइव शो में क्यों? रॉनी कहता है और क्या करता, वो औरत सवाल पूछ रही थी और उसे इम्प्रेस जो करना था मुझे, पर तुम इतना क्यों गिड़गिड़ाते हो? हैं, मुझसे लड़ना चाहते हो क्या आप? ये वैसे भी लड़ने की जगह नहीं है, अगर लड़ना ही है तो मेरे घर पे आ जाओ। ये कहकर वो एक फोटो के पीछे कोई एड्रेस लिखकर उसे देता है। उस फोटो को देखकर वो बौखला जाता है क्योंकि वो रॉनी की एक विक्टिम की फोटो थी जिसे रॉनी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था, और उसी फोटो के पीछे उसने एड्रेस लिखकर कंटेस्टेंट नंबर 2 को दिया था। फोटो देखकर तो वो घबराहट में उसे नीचे गिरा देता है। रॉनी उसे उठा लेता है और एकदम साइको की तरह उसे पकड़कर अपने मुंह में दबाकर चबाने लग जाता है और कहता है ये तो फेक फोटो थी। उसकी अजीब हरकतें देखकर कंटेस्टेंट 2 एकदम फ्रीज हो जाता है कि ये कैसा इंसान है। आखिर ब्रेक के बाद शो आगे बढ़ता है और विनर अनाउंस किया जाता है। रॉनी, जिसने बनावटी लेकिन अच्छे अच्छे जवाब दिए थे, उसी को विनर अनाउंस किया जाता है। अब बाकी 2 कंटेस्टेंट स्टेज पर आते हैं और अपने बारे में बताते हैं। अब कंटेस्टेंट नंबर 2 शेरिल को हक करने के बहाने उसे वार्न करता है कि इस रॉनी से सावधान रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है। अब हमारी तो समझ में आ गया है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन बेचारी शेरिल समझ नहीं पाती कि ये मुझे किस बात की वार्निंग दे रहा है। एंड तब रॉनी स्टेज पर आता है और सबके सामने बताता है कि मैं एक स्काई ड्राइवर हूँ और प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हूँ। अब होस्ट कहता है तो ये जोड़ी डेट पे जाएगी और डेट का पूरा खर्चा हमारे स्पॉन्सर्स उठाएंगे। इस तरह इस कपल को बधाई देकर ये शो होता है खत्म। दूसरी ओर दोस्तों, लॉरा बहुत देर वहां प्रोड्यूसर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कोई आता ही नहीं। तो आखिर में एक बुजुर्ग हाउसकीपर आता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों वेट कर रही हो? वो कहती है कि एक्चुअली मैं इस शो के प्रोड्यूसर मिस्टर जॉर्ज कॉनवेल से मिलने के लिए आई हुई हूँ। हाउसकीपर कहता है कि हे भगवान, जरूर उस सिक्योरिटी ने तुमसे झूठ बोला होगा, जॉर्ज कॉनवेल तो मेरा नाम है। सुनकर लॉरा को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि अब उसे पता चलता है कि उस सिक्योरिटी ने लॉरा की किसी भी बात पर विश्वास किया ही नहीं और उसे झूठ बोलकर यहाँ बिठा के चला गया। वो भी गुस्से में बाहर चले जाती है। यहाँ से शेरिल को दिखाते हैं जो शो के बाद अपनी पेमेंट ले लेती है। तो कई दिन के बाद हाथ में थोड़ा रोकड़ा देखकर बड़ी खुश भी होती है और घर ही जा रही होती है। लेकिन तब वहाँ पर रॉनी आ जाता है और झट से पूछ लेता है कि आज रात का डिनर मेरे साथ करोगी क्या? अब शो के दौरान शेरिल ने जो अपनी तरफ से सवाल किए थे, रॉनी ने बहुत ही डिसेंट और इम्प्रेसिव जवाब दिए थे। इसी वजह से शेरिल को यकीन हो चुका था कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, तो वो तुरंत डिनर के लिए मान जाती। लेकिन दोस्तों, हमारी धड़कन क्यों धड़क रही है? खैर जो भी होगा देखते हैं, लेकिन ये इस दरिंदे के जाल में तो फंस चुकी है। लेकिन अभी नहीं, अभी लेके चलते हैं आपको 1979 में। स्वागत है आपका। यहाँ एमी को दिखाते हैं, वो रॉनी के साथ कार में जा रही है। एमी दोस्तों याद है ना आपको, वही टीनेज और होमलेस लड़की जिसको मॉडल बनने का सपना दिखाकर रॉनी अपनी कार में लेकर गया था। और जैसा कि रॉनी हमेशा अपनी विक्टिम के साथ करता है, वो एमी को भी किसी सुनसान जगह पे लेकर जा रहा होता है। तो रास्ते में वो रॉनी का एल्बम देखती है जिसमें बहुत सी लड़कियों की फोटोज होते हैं। रॉनी पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? एमी कहती है वो दोनों तो मेरे बचपन में मर गए थे, अब मेरा कोई नहीं है, तब से डर डर कर भटक रही हूँ। वैसे मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, समझे? रॉनी कहता है लो, मेरी भी लगभग यही कहानी है। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, भाग गए मतलब, तब से मैं अकेला जी रहा हूँ। एमी पूछती है क्यों, तुमने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहता है नहीं, अगर मैं उसको देखूंगा तो जान से मार डालूंगा, इसलिए मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। इस तरह बातें करते करते वो एक पथरीले पहाड़ के इलाके में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही सुनसान होता है। एमी को तो ये जगह बहुत पसंद आती है और पूछती है क्या यहीं पे होगा फोटोशूट? हाँ यहीं होगा, तुम आगे जाओ, मैं अपने इक्विपमेंट्स लेकर आता हूँ। ये कहने के बाद वो एमी को वहीं छोड़कर वापस कार से कुछ चीजें निकालता है जिनकी मदद से
वो एमी को तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। फिर वो पहले एमी को तरह तरह के पोज देने को कहता है, आखिर में वो उसे ऊपर देखने को कहता है। एमी वैसा ही करती है और तभी अचानक वो पीछे से उस पर झपट पड़ता है। यहाँ से सीन होता है कट और कहानी जाती है 1978 में। तो यहाँ शरल रॉनी के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है और दोनों ड्रिंक भी करते हैं। दोनों वैसे नॉर्मली बातें करते हैं, लेकिन तब अचानक वो पूछता है, क्या तुम पहले किसी को डेट कर चुकी हो? वैसे कहती है, नहीं, मुझे डेटिंग वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। रॉनी की आवाज में दोस्तों ये सुनने के बाद एक अकड़ आ जाती है और पूछता है कि अच्छा, डेटिंग पसंद नहीं है लेकिन डेटिंग शो में आना पसंद है। उसका ये बदला हुआ एटीट्यूड देखकर शरिल को भनक लग जाती है कि ये आदमी ठीक नहीं है। वैसे शरिल हर किसी के साथ बहुत ही केयरफुल रहती है और किसी पर उतनी आसानी से विश्वास नहीं करती, तो जैसे तैसे डिनर खत्म करके वो निकल जाती है। लेकिन ये रॉनी का बच्चा उसका पीछा करता रहता है और कहता है कि मुझे अपना नंबर दो, कभी कॉल करके बात कर लूंगा तुमसे। उससे पीछा छुड़ाने के लिए शरिल उसको अपने मन से कोई रैंडम नंबर दे देती है। वो भी उस नंबर को लिख देता है और शरिल जाने लग जाती है कि चलो इससे छुटकारा तो मिला। लेकिन ये क्या? तभी वो शरिल को रोक कर पूछता है, तुम अपना फोन नंबर जरा दोहराओगी क्या? थोड़ा रिचेक कर लेते हैं। अब उसने तो रैंडम कहा था, तो उसे नंबर याद कैसे रहेंगे? यहाँ वो फंस जाती है। रॉनी कहता है, मतलब तुमने मुझे अपना असली फोन नंबर नहीं दिया और ना ही तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहती हो, राइट? शरिल भी कह देती है, हाँ, मुझे डेटिंग पे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं आइंदा तुमसे कभी बात करूंगी, जाओ। रॉनी बड़बड़ाता है कि अगर तुम मेरे हाथ लग गई ना तो जरूर तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। शरिल पूछती, क्या तुमने क्या कहा अभी? इस पर वो स्माइल करता है और अब शरिल को यहाँ डर लगता है, उसे सेफ फील बिल्कुल नहीं होता। वो तुरंत अपनी कार के पास जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन ये रॉनी झट से आकर दरवाजा पकड़ लेता है और शरिल के करीब आने लग जाता है। लगता है दोस्तों शरिल की कहानी खत्म। लेकिन तभी स्टूडियो से कुछ लोग बाहर निकल रहे होते हैं और रॉनी उसे छोड़ देता है डर के मारे, लेकिन उसे घूरते हुए निकल जाता है कि आज तो बच गई, किसी और दिन हाथ लग गई तो बस जाओगी सीधे स्वर्ग। अगली सुबह लौरा के घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड बैठा होता है। कल रात इनके बीच ये जो बहस हुई थी ना, लौरा उससे गुस्सा हो गई थी, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाने के लिए आया हुआ है। वो लौरा को गुलदस्ता देता है और कहता है, यार कल मैंने जो कहा ना उसके लिए सॉरी, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, हम पुलिस में जाकर उस कातिल की कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और लौरा कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाती है कि कल रात डेटिंग गेम शो में रॉनी नाम का जो आदमी आया था वो एक साइको कातिल है, प्लीज उसे पकड़ लीजिए। लेकिन यार वही वाली बात हो गई ना, बिना सबूत के पुलिस उसकी बात क्यों मानेगी? लौरा को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है कि आप लोग इन्वेस्टिगेट तो कीजिए, तभी तो मिलेगा एविडेंस। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कहां से मिलेगा? अगर कुछ नहीं किया तो न जाने वो कितनी लड़कियों को घिनौनी मौत मारेगा। यहाँ से शरिल को दिखाते हैं जिसने ये शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। उसे डर है कि रोनी उसके घर का पता लगाकर यहाँ भी आ जाएगा और फिर कहीं उसको मार न दे, इसीलिए वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का फैसला कर लेती है। तो यहाँ होता है 1978 में शरिल के एक्सपीरियंसेस का दी एंड। अब कहानी आती है 1979 में। एमी को दिखाते हैं, वो अभी मरी नहीं है लेकिन उसके पूरे शरीर में घाव होते हैं, जैसे किसी जंगली जानवर ने लगातार पंजा मारा हो और उसे कुतर दिया हो। उसे बेरहमी से अब्यूज करके उसका ये हाल कर रखा है दोस्तों इस साइको रॉनी ने, और उसके हाथ पैर बांध के रखे होते हैं। लगता है कुछ देर में वो एमी को मार डालेगा, लेकिन इस बीच न जाने क्यों रोनी एक और लेटकर बच्चे की तरह रोने बिलखने लगता है। अब रोनी ने एमी के साथ जो किया है और आगे वो जो करने जा रहा है, उसके लिए तो एमी को उस पर चिल्लाना चाहिए, उस पर थूकना चाहिए या उसे मारना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करती। उसे लगता है कि अगर ये रो रहा है तो जरूर ये मानसिक तौर पर कमजोर है। वो अपना दर्द भुलाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है और उसका ऐसा करना रोनी के दिमाग को बिल्कुल उलट के रख देता है। उसे लगता है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, इसे जान से मारने वाला हूं मैं, लेकिन ये फिर भी अपनी फिक्र न करके मुझे दिलासा दे रही है। कोई तो है जो मेरी इतनी केयर करती है, बताओ। तब एमी कहती है, मेरे हाथ खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोनी के मन में जैसे कोई बदलाव आ गया था और वो उसके हाथ पैर खोल देता है। फिर दोनों उसके कार के पास जाते हैं और तब रोनी कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। एमी कहती है, कोई बात नहीं बेबी, होता है लाइफ में ऐसा। इस तरह दोस्तों वो मुंह से कह रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखता है कि रोनी ने उसे कितनी चोट पहुंचाई है, उसे कितना दर्द दिया है और अभी भी कितना दर्द हो रहा है उसे। लेकिन दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में गाड़ी इनके पास से गुजरती है, तब रोनी एमी को देखता है और उसे लगता है कि अब पक्का ये हेल्प हेल्प करके चिल्लाएगी, लेकिन नहीं, एमी ऐसा कुछ भी नहीं करती और एकदम खामोश बैठी होती है। अब रोनी को उस पर पूरा विश्वास हो जाता है कि ये मुझे नहीं फंसाएगी। इस विश्वास के बल पर वो रास्ते में एक पेट्रोल बंक में गाड़ी रोकता है और कहता है, मैं बाथरूम यूज करने जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है क्या? वो कहती, नहीं बेबी, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ और जल्दी हाँ वापस आ जाना। वो भी चला जाता है और अगले ही सेकंड एमी कार से उतरकर तेज भागने लगती है। यहाँ बाथरूम में रोनी बड़ा खुश होता है कि आखिर मुझे समझने वाली एक लड़की मिल गई है। एंड जब वो बाहर आता है तो एमी कार में नहीं होती। तभी दूसरी ओर से पुलिस का सायरन उसको सुनाई देता है। यस दोस्तों, एमी यहाँ से भागी और दूर एक टेलीफोन बूथ से उसने पुलिस को कॉल कर दिया था और रोनी के बारे में सब बता दिया कि यही है वो साइको कातिल जो लड़कियों का कत्ल कर रहा है।
इस बार रॉनी को पुलिस पकड़ लेती है। तो आखिर में एमी नाम की इस होशियार टीनेज लड़की ने इस खतरनाक साइको कातिल को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया और ना सिर्फ इस आदमी से अपनी जान बचा ली बल्कि देखा इसे अरेस्ट भी करवा लिया। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन रुकिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। एंड कार्ड से पहले स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि 1979 में रॉनी अरेस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई होने तक उसे बेल दे दी थी। तो जब ये बेल में था तब इसने अपने उसी पुराने तरीके से 2 और लड़कियों का कत्ल किया था। इसी वजह से उसके खिलाफ तगड़े सबूत जमा होने लग गए और उसे फिर जेल में बंद कर दिया गया। रॉनी पर कुल मिलाकर 6 लड़कियों के कत्ल का केस दर्ज किया गया था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि इन 6 केसेस में उसके खिलाफ एविडेंस मिला था। लेकिन अथॉरिटीज का कहना है कि इसने कम से कम 130 लड़कियों का अब्यूज करके मार डाला, लेकिन उन केसेस में कोई सबूत नहीं मिल पाया। पर आखिर में एमी, जो कि उसका शिकार बनी थी लेकिन जिंदा बच गई थी, उसने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया, जिसके बल पे रॉनी को मौत की सजा सुनाई गई। वैसे रॉनी से सिर्फ एमी ही नहीं बची, इस मूवी की हीरोइन शेरिल भी बच गई थी, लेकिन एमी को तो उसके अब्यूज का शिकार होना पड़ा था ना, जबकि शेरिल के साथ वो नौबत नहीं आई और वो 1978 में रॉनी के चंगुल में फंसते फंसते रह गई।